नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है विचित्र कुर्बानी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रात्रि के जिस समय लोगों की भीड़ ने उन खंडहरों में प्रवेश किया, भीड़ के खंडहरों के अंदर पहुंचने पर, आओ इस खराब मौसम से बचने के लिए यहाँ पनाह लेने आए हो क्या? हाँ बाबा, हमारी बस टीकमगढ़ को जा रही थी कि खंडहर के समीप खराब हो गई। खराब मौसम और खराब बस से परेशान हो हम सब बस के यात्री खंडहरों में पनाह लेने आए हैं। हमारी खुशकिस्मत की आप सब खंडहरों में पधारे, वरना बरसों से ये खंडहर वीरान पड़े थे। क्या गर्म गर्म कहवा पीना पसंद करोगे? सभी को बुरी तरह कपकपी छूट रही है। अगर गर्म गर्म कहवा पीने को मिल जाता तो बस मजा ही आ जाता, पर इन खंडहरों में कहवा कहाँ? ये क्या बात कही तुमने बेटा? क्या हम तुम्हारी इतनी सी भी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते? मैं अभी तुम सबके लिए कहवा बना कर लाती हूँ। ये कह वृद्धा उठी और खंडहरों में ओझल हो गई। कुछ देर बाद ही सब लोग चुस्कियां लेकर गर्म कहवा पी रहे थे। जब तक सब लोग कहवा पी चुके तब तक बाहर वर्षा रुक चुकी थी और मौसम साफ हो गया था। आकाश में चांद निकल आया था। बाबा, अभी तो रात बहुत बाकी है और हमें सारी रात खंडहर में ही गुजारनी है। क्यों ना आप हमें इन खंडहरों की सैर करवा दें? इससे हमारा समय भी बीत जाएगा और हम इन खंडहरों के विषय में आपसे जानकारी भी हासिल कर लेंगे। क्यों नहीं, आओ तुम्हें मैं खंडहरों की सैर करवाता हूँ। बूढ़ा उठा तो सब लोग उठकर उसके पीछे पीछे चल दिए। ये खंडहर आज से 600 वर्ष पूर्व खंडहर नहीं थे, बल्कि 600 वर्ष पूर्व इन खंडहरों में जिंदगी कह कह लगाती थी। यहाँ तब आज की तरह चारों ओर वीरानी नहीं, अपितु जीवन की सुखबुगाहट थी। तब इन खंडहरों का नाम था चंदनगढ़। ये चंदनगढ़ का राजमहल था। आज से 600 वर्ष पूर्व इस चंदनगढ़ राज्य पर राजा धवल राज करते थे। उस समय यह कक्ष राजा धवल का शयन कक्ष था। उस समय इसकी दीवारें में हीरे, माणिक, पन्ने इत्यादि जड़े हुए थे। ये दरबार कक्ष था। यहाँ बैठ राजा धवल अपना दरबार लगाया करते थे और इसी कक्ष में आन के धनी राजा धवल राजवंश की आन पर कुर्बान हो गए थे। कुर्बान क्या मतलब? कुर्बान हो जाना मतलब ये कि राजा धवल अपने राजकीय वंश की परंपरा पर हंसते मुस्कुराते हुए स्वयं कुर्बान हो गए थे। बाबा, आपकी बातों से राजा धवल एवं चंदनगढ़ राज्य के विषय में हमारे मन में कौतूहल उठ खड़ा हुआ है। क्या आप हमें विस्तार पूर्वक उस समय की सारी बातें बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकता हूँ, कोई सुनने वाला चाहिए। मैं तब घटी एक एक घटना को अक्षरंश वैसा ही सुना सकता हूँ। तो सुनाइए बाबा, हम सब उन घटनाओं को आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो सुनिए, मैं आपको 6 वर्ष पूर्व की घटनाएं सुनाता हूँ। उस समय चंदनगढ़ राज्य पर सूर्यवंशी राजपूत वंश का राज था। राजा धवल उस समय चंदनगढ़ पर राज करते थे। सूर्यवंशी वंश के लोगों में एक विशेषता थी कि वे अपनी आन के बहुत धनी थे। आन बचाने की खातिर वे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते थे। एक दिन जब राजा धवल दरबार में बैठे हुए थे, महाराज महाराज, महारानी जी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। क्या क्या हुआ उन्हें? वे महल के उद्यान में सरोवर के तट पर टहल रही थी महाराज, कि अचानक एक सर्प ने उन्हें डस लिया। ओह! राजा धवल दौड़े दौड़े महल में पहुंचे। महारानी पद्मा, तुम ठीक तो हो ना? महाराज, लगता है अब मैं बचूंगी नहीं। आप नंदीवन से कृपा करके मेरे बेटे नवल को बुलवा दीजिए। मैं अपने अंतिम समय में उसका मुंह देखना चाहती हूँ। मैं अभी सेवक को नंदीवन में कापिल्य ऋषि के आश्रम में भेजता हूँ महारानी। राजवैद्य चरक ने आकर सर्पदंश से पीड़ित महारानी पद्मा का उपचार किया। तत्पश्चात
राजवैद्य जी, आप तो अनुभवी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि महारानी को कैसे सर्प ने काटा है? हाँ महाराज, महारानी को एक ऐसे सर्प ने काटा है जिसका विष एकदम नहीं अपितु धीरे धीरे मानव शरीर में फैलता है। काटने के 10 दिन पश्चात ही वो अपना पूरा असर दिखाता है और तब सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरह नहीं बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि महारानी केवल 10 दिन तक ही जीवित रह पाएगी। जी महाराज। ओह, 8 दिन में नंदीवन पहुंचकर चंदनगढ़ वापस लौटा जा सकता है, इसलिए मुझे इसी समय राजकुमार नवल को बुलवा लाने के लिए सेवक नंदीवन भेज देना चाहिए। राजा धवल ने उसी समय एक सैनिक को बुलाकर उसे आदेश दिया, सैनिक, तुम इसी समय नंदीवन रवाना हो जाओ और वहाँ कापिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचकर वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे राजकुमार नवल से कहना कि उनकी माँ महारानी पद्मा सख्त बीमार है, उनके बचने की कोई आशा नहीं है, इसलिए मरने से पहले वे अपने पुत्र नवल का मुंह देखना चाहती हैं। सैनिक उसी समय नंदीवन की ओर चल दिया। इधर राजवैद्य चरक मरणासन महारानी पद्मा के उपचार में लगे हुए थे। राजवैद्य जी, मेरा सिर चकरा सा रहा है। सैनिक ने जब नंदीवन पहुंचकर आश्रम में रह रहे राजकुमार नवल को महारानी पद्मा के विषय में जानकारी दी, तब तो मुझे वहां शीघ्र पहुंचना चाहिए। जी राजकुमार जी, महाराज का ऐसा ही आदेश है, लेकिन बिना गुरुदेव से आज्ञा लिए बिना मैं चंदनगढ़ कैसे जा सकता हूँ? गुरुदेव इस समय नंदीवन से बाहर गए हुए हैं, वे कल प्रातः ही वापस लौटेंगे। ओह, तब क्या करें? सैनिक, तुम ऐसा करो, तुम तो आज ही चंदनगढ़ वापस लौट जाओ। कल प्रातः जब गुरुदेव आ जाएंगे तब मैं उनसे आज्ञा लेकर चंदनगढ़ को प्रस्थान कर दूंगा। जैसा आपका आदेश राजकुमार जी। मेरे सिर पर से माँ का ममतामयी साया हटने वाला है, मैं कितना हतभागा हूँ। अगले दिन जब प्रातः कापिल्य ऋषि आश्रम में लौटे तो राजकुमार नवल ने उन्हें सारी बात बताई। तो वत्स, तुम चंदनगढ़ जाना चाहते हो? जी गुरुदेव, ठीक है, हमारी ओर से तुम्हें जाने की आज्ञा है। तब नवल आश्रम से चल पड़ा। वत्स, चंदनगढ़ से जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना, वरना तुम्हारी पढ़ाई पिछड़ जाएगी। जो आज्ञा गुरुदेव। चंदनगढ़ और नंदीवन के बीच कई रेगिस्तान पड़ते थे, इसलिए जब जब नवल रेगिस्तानी इलाके में प्रवेश करता था पानी से अपनी सुराही भर देता ताकि रेगिस्तानी इलाके में प्यास बुझाई जा सके। इस प्रकार नवल को सफ़र करते हुए 7 दिन बीत गए। अंतिम रेगिस्तानी इलाका प्रारंभ होने वाला है, इसे पार करके मैं कल साय तक चंदनगढ़ पहुंच जाऊंगा। शीघ्र ही नवल के घोड़े ने रेगिस्तानी इलाके में प्रवेश किया। तभी खटाक, सुराही का सारा पानी बिखर गया। अब इस रेगिस्तानी इलाके में कैसे सफ़र करूंगा? उसने पुचकार कर घोड़े को उठाया और पुनः सफ़र पर चल पड़ा। पता नहीं चंदनगढ़ में रानी माँ की हालत कैसी होगी। सूर्य सिर पर चढ़ाया था। ओह, बेहद गर्मी है, चिलचिलाती धूप और तपती बालू ने यात्रा कठिन कर दी है। अपनी तो देखी जाएगी, पर प्यास के मारे घोड़े का बुरा हाल है, कैसे मुंह से झाग निकल रहे हैं। हफ हफ। तभी ओह आश्चर्य, इस रेगिस्तान में पानी पिलाने वाली ये युवती कौन है? क्यों ना इसके पास चलकर पानी लिया जाए। वो घोड़ा उस ओर ले गया। क्या मुझे मेरे घोड़े को पानी पीने को मिल सकेगा? और मैं यहाँ बैठी किस लिए हूँ कुंवर जी? पर पहले थोड़ा पसीना सुखा लो, वरना गर्म शरीर में ठंडा पानी पहुँचने से गर्म सर्द हो जाएगा। ओह, युवती जितनी सुंदर है उसकी बातें उतनी ही मीठी है। नवल पास ही पड़ी खाट पर बैठ गया। ऐसी सुनसान जगह में तुमने प्याऊ क्यों खोली है? प्यासे राहगीरों की सेवा करने के उद्देश्य से कुंवर जी। पूरे दिन में यदि आपके जैसा कोई एक भी धनी यहाँ पधार जाए तो वो पानी के बदले में बड़ा इनाम दे जाता है। तो ये बात है, लीजिए ठंडा पानी पीजिए। तब नवल ने जैसे पानी पीना चाहा, ये क्या, तुमने लोटा पीछे क्यों कर लिया? मैं तो भूल ही गई थी कुंवर जी, मेरा प्याऊ की एक रीत है। कैसी रीत? वो रीत
ये है, जो भी मेरी प्याऊ का पानी पीना चाहता है वो पानी पीने से पहले मेरे हाथ की बनी 2 रोटियां खाता है, तभी वो मेरी प्याऊ का पानी पी सकता है। ओह, इसलिए पहले तुम मेरे हाथ की बनी रोटी खाओ और पानी पियो। देखो, चंदनगढ़ में मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ी है, इसलिए मेरी भूख प्यास सब उड़ी हुई है। कृपया करके तुम मुझे मेरे घोड़े को पानी पिला दो, मैं तुम्हें अच्छा पुरस्कार दूंगा। हाँ, एक बात का वादा करता हूँ, चंदनगढ़ से वापस लौटते समय 2 रोटी खाने की तुम्हारी रीत अवश्य निभाऊंगा। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। कुछ भी हो, आपको पहले हमारी रीत निभानी होगी। हमारे पुरखों ने हमें यही सिखाया है। हम मर जाते हैं पर अपनी रीत नहीं छोड़ते हैं। आप या तो रोटियां खाकर हमारी रीत निभाएं, अन्यथा अपनी राह आगे बढ़ जाइए। ओह, अजीब मुसीबत है, ना चाहते हुए भी रोटियां खानी पड़ेगी। मैं स्वयं तो प्यासा रह सकता हूँ, पर अपने घोड़े को प्यासा नहीं रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी रीत तो निभानी पड़ेगी ही। तो आओ, रोटियां खाने मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। नवल युवती के साथ झोपड़ी में पहुंचा। आप यहाँ बैठिए, मैं थाल परोस कर लाती हूँ। ठीक है। जैसे ही आगे बढ़कर नवल ने खाट पर बैठना चाहा। ओह, ये क्या! नवल को समझ पाता इससे पहले कि वो एक विशाल गड्ढे में जा गिरा। धड़ाम! वो उठा और उसने दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ना चाहा। ओह, दीवारों पर तेल चिपका हुआ है, हाथ रखते ही फिसलता है। लगता है मैं किसी ठगने के जाल में फंस गया हूँ। फंस तो गया हूँ, पर अब इस जाल से बाहर कैसे निकलूँ? थोड़ी देर पश्चात गड्ढे के मुहाने से आवाज आई। कहो मुसाफिर, क्या हाल है? तुम जो भी हो, पर हो जहरीली नागिन। पानी पिलाने के बहाने अच्छी ठगाई करती हो। बकवास बंद करो और जो भी माल मत्ता तुम्हारे पास है निकाल कर जल्दी से मेरे हवाले कर दे, वरना वरना क्या, वरना मैं तुझे भाले से बिंध डालूंगी। हो सकता है तू मुझे मारने में सफल हो जाए, पर मुझे ये तो बता दे कि तू ऐसा घृणित काम क्यों करती है। ये घृणित काम नहीं, बल्कि ये तो मेरा रोजगार है। इसी से मेरा एवं मेरे परिवार का गुजारा होता है। हमारे परिवार में ठगी का मुख्य कार्य घर की युवा बेटियां ही करती हैं। माँ, पिता, भाई, भावजे घर के अन्य सारे प्रबंध करती हैं। पिता अपने अनुभवों के आधार पर ठगी के नए नए उपाय सोचा करता है और बेटियां उसे अमल में लाती हैं। भाई पहरेदारी करते हैं और भाभियां गृहस्थी का काम करा करा करती हैं। ओह, बड़ी ही विचित्र रीत है तुम्हारे परिवार की। क्या तू अकेले कमाती है और घर के अन्य सभी सदस्य तेरी कमाई को खाते हैं? हाँ, यही हमारे घर की रीत है। और जब तेरा विवाह हो जाएगा तब? तुझे इससे क्या मतलब है? तब जो होगा देखा जाएगा। अब तो चुपचाप अपना सारा माल मेरे हवाले कर दे, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। चाहे जो हो जाए, मैं तुझे नहीं दूंगा। ऐसा? ये कहा युवती ने जैसे ही नवल की ओर भाला ताना। अरे, ये क्या कर रहे हो? और अगले ही पल युवती नीचे गिर गई। तड़ाक! ओह, तूने मुझे चांटा मारा। अब अगर तूने ज्यादा चूं चपड़ की तो मैं तुझे मार मार कर अधमरी कर दूंगा। तू जिधर से आई थी, अब मैं उधर से ही ऊपर जा रहा हूँ। ये कहा नवल ने भाले की नोक गड्ढे की दीवार के सहारे जमीन में गाड़ी और शीघ्र ही वो ऊपर जा पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही उसने भाले भाले की जमीन में से उखाड़ दिया। देख, मैं जा रहा हूँ, अब तो मुझे रोक भी नहीं सकेगी। पर तू जरा अपने परिवार वालों से ये पूछना कि तू जो अकेली इतनी हत्याएं करती है, जान जोखिम में डालती है, तेरी कमाई में सबका हिस्सा है। क्या हत्याओं एवं लूटपाट के पाप में तेरे घर वालों का भी हिस्सा होगा? ये कह नवल जैसे ही झोपड़ी के द्वार की ओर पलटा, युवती के 2 भाई द्वार पर आ धमके। तू अब बचकर नहीं जा सकेगा, पकड़ लो धर्मू इसे। नवल की रगों में राजपूती खून दौड़ रहा था, सो वो उलझ पड़ा उन दोनों से। खच आ खच आ। दोनों भाइयों को घायल कर नवल बाहर की ओर लपका। उसने शीघ्रता से पानी का बड़ा घड़ा घोड़े की पीठ पर से बांधा और
शीघ्र ही वहां से घोड़े को भगा ले चला। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाने में ही भलाई है। दूसरी ओर युवती के माता पिता झोपड़ी में आ धमके थे। रेशमा ने जिस राहगीर को अपने जाल में फंसा था वो हमें घायल करके भाग गया। ओह, रेशमा कहाँ है? वो शायद गड्ढे में पड़ी है। उधर गड्ढे में पड़ी रेशमा सोच रही थी। प्यास, थकान और ऊपर से चिकने गड्ढे के अंधेरे में चमचमाते भाले के नोक देखकर अच्छे अच्छे बहादुरों के छक्के छूटते देखे हैं मैंने, पर वो युवक तो बड़ा ही वीर निकला। पहली बार मुझे किसी ने इस प्रकार मात दी है। तभी उसके मस्तिष्क से एक गूंज उठी। तेरी कमाई में तेरे सारे घर वालों का हिस्सा है। क्या हत्याएं, लूटपाट के पाप में भी वे अपना अपना हिस्सा रखेंगे? आज तक मैंने अपने घर वालों से इस विषय में नहीं पूछा, पर आज पूछूंगी। देखती हूँ कि वे क्या जवाब देते हैं। उसी समय, रेशमा, क्या तू गड्ढे में है? हाँ बापू, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। तब बूढ़े ने एक रस्सी गड्ढे में लटकाई। इसे पकड़कर ऊपर आ जा रेशमा। रेशमा ने ऐसे ही किया। वो राहगीर गड्ढे से बाहर कैसे निकला रेशमा? बापू, जो हो गया सो हो गया, पर आज तुम सब मेरी एक बात का जवाब दो। कौन सी बात का जवाब दूं बेटुई? बताइए, पाप का फल किसे भोगना पड़ता है? पापी को भोगना पड़ता है। और किसे भोगना पड़ता है? मैं जो इतने लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपया पैसा लूटकर एवं उन्हें मारकर जो पाप करती हूँ, उस पाप में आप लोगों का भी हिस्सा है या नहीं? हम लोगों का भला उसमें हिस्सा क्यों होगा? लोगों को जाल में फंसाती तू है, उन्हें मारती तू है। जो हिस्सा होगा तेरा ही होगा, हमारा नहीं। ओह, मैं तो पागल ही थी जो अब तक ना जाने कितने बेकसूरों की जान ली मैंने। ना जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया मैंने। ना जाने कितने बहनों को विधवा कर दिया मैंने। उन सब पापों की अधिकारी सिर्फ मैं हूँ। और क्या, हम तो सिर्फ तेरी कमाई के हिस्सेदार हैं। तब मैं आज से ठगी का धंधा करके और पाप नहीं करूँगी। बेटी, लगता है तू बौरा गई है, तभी तू ऐसी बातें कर रही है। अरे, ये तो हमारा धंधा है और धंधा करना हमारा धर्म है। धर्म निभाने में पाप कैसा? मुझे शब्दों के जाल में ना फंसाओ माँ, मेरी आंखें खुल चुकी है। आज से मैं यह ठगी का धंधा बिल्कुल नहीं करूँगी। ओह, तब तेरा हमारे पास क्या काम? निकल जा झोपड़ी से। आज के बाद तेरा धंधा तेरी छोटी बहन सोनम संभाल लेगी। तू दफा हो जा यहाँ से। तत्पश्चात तब पश्चाताप में डूबी रेशमा झोपड़ी से बाहर निकल गई। दूसरी ओर जब नवल चंदनगढ़ पहुंचा, बेटा आ गया तू? तेरे इंतजार में ही अब तक मेरे प्राण इस शरीर में अटके हुए थे। रानी माँ, अगले ही पल, महारानी, हिच। रानी माँ, महारानी, आखिर तुम हमारा साथ छोड़ ही गई। राजकीय सम्मान के साथ महारानी पद्मा का अंतिम संस्कार किया गया। तत्पश्चात, बेटा नवल, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम वापस आश्रम जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूर्ण करो। जी पिताजी महाराज। नवल उसी दिन चंदनगढ़ से नंदीवन की ओर चल दिया। 3 दिन के सफर के पश्चात जब वो एक वन से गुजर रहा था, इस वीराने में वो कौन बैठी रो रही है? वो घोड़ा उस ओर ले गया। कौन हो तुम? ये सुन जैसे ही युवती ने अपना सिर ऊपर उठाया, तुम ठगिनी? किसी को ठगने की आज ये तेरी कौन सी चाल है? आप? हाँ, मैं। तो आज फिर मुझे अपनी रीत के अनुसार रोटियां खिलाएगी क्या? नहीं, मैं वो घृणित काम छोड़ चुकी हूँ अब। तब रेशमा ने नवल को अपनी सारी बात बताई। तो तूने अपनी ठगी का धंधा एवं अपने परिवार को त्याग दिया है? हाँ, और ये सब तुम्हारे कारण संभव हो चुका है। और अगले ही पल, ये क्या, तुम रोने लगी? चुप हो जाओ और मुझे अपने रोने का कारण बताओ। कुछ देर बाद जब रेशमा का रोना बंद हुआ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अपने परिवार को त्याग कर मैं वन में भटक रही हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा इस दुनिया में कोई अपना है भी तो नहीं। अगर तुझे कोई तेरा अपना मिल जाए तो? क्या मतलब? रेशमा, तूने ठगी का धंधा छोड़कर वीरता का परिचय दिया है। तो जैसे वीर बलाओं का स्थान किसी ठग के घर नहीं, अपितु किसी राजपूत के घर में तेरा स्थान होना चाहिए।
मैं कुछ समझे नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो, मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ओह, मेरी ऐसी किस्मत। हाँ रेशमा, तुमने सही डगर अपना कर मेरा दिल जीत लिया है। अब इस दिल पर तुम्हारा ही हक है। उसी समय वन में स्थित एक मंदिर में जाकर उन दोनों ने विवाह कर लिया। तत्पश्चात अब तुम्हें मेरे साथ अपने ससुराल चंदनगढ़ चलना होगा। मैं वहाँ का राजकुमार हूँ। ओह, तो अब मैं राजकीय परिवार की वधू हूँ। हाँ रेशमा, जब रेशमा के साथ नवल वापस चंदनगढ़ पहुंचा, राजकुमार नवल, तुम वापस क्यों लौट आए और तुम्हारे साथ ये युवती कौन है? पिताजी महाराज, यह आपकी पुत्रवधू रेशमा है। क्या तुमने इस युवती से विवाह कर लिया? हाँ पिताजी महाराज, ये किस खानदान की है? किसी राजवंश की तो ये लगती नहीं है। आपने ठीक पहचाना पिताजी महाराज, ये ठगों के वंश की है। फिर भी उस राजकीय परंपरा को तो निभाना ही होगा जो ऐसी परिस्थितियों में निभानी पड़ती है। कैसी राजकीय परंपरा पिताजी महाराज? बेटा, राजकीय परंपरा के अनुसार सूर्यवंशी राजवंश का कोई पुरुष यदि राजवंश से बाहर की किसी कन्या के साथ विवाह करता है तो प्रायश्चित स्वरूप उस राजवंश के किसी पुरुष को आत्मघात करना पड़ता है। ओह, ऐसी विचित्र परंपरा। हाँ बेटा, आज उसी परंपरा के निर्वाह करने का अवसर तुमने ला दिया है। तब फिक्र ना कीजिए पिताजी महाराज, मैं उस परंपरा का निर्वाह अपनी जान देकर करूँगा। बेटा, तुम ऐसा भूल कर भी नहीं करोगे, यह हमारा आदेश है। तुम्हारा नया नया विवाह हुआ है, तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है। जीने के लिए मैं अपना पूर्ण जीवन जी चुका हूँ, इसलिए परंपरा का निर्वाह तुम नहीं, मैं करूँगा। नहीं पिताजी महाराज, नहीं पिताजी महाराज, मेरे होते आप ऐसा नहीं करेंगे। तब धवल ने म्यान से तलवार बाहर निकाली और खच। पिताजी महाराज, चूंकि मैंने राजकीय परंपरा का निर्वाह किया है, इसलिए होठों पर आह नहीं, हंसी लिए मरूंगा मैं नवल। और अगले ही पल हिच। नवल ने आंसू भरी आंखों से राजा धवल को अंतिम विदाई दी। तब नवल को चंदनगढ़ का नया राजा बनाया गया। राजा नवल ने महल के ही परिसर में दिवंगत राजा धवल की भव्य समाधि का निर्माण कराया। यही वो समाधि है। तब से वर्षों बीत गए हैं। मौसम की मार महल के अन्य हिस्सों पर तो पड़ी, पर राजा धवल की समाधि आज भी ऐसी लगती है जैसे अभी अभी इसका निर्माण होकर चुका हो। वास्तव में लगता तो ऐसा ही है बाबा। बाबा, एक बात बताइए, आपको इतनी पुरानी बातों की इतनी गहन जानकारी कैसे है? इस विषय में भी बताऊंगा, तुम लोग जरा यहीं रुको, हम अभी आते हैं। ये कह बाबा और वृद्धा स्त्री दोनों मुड़े और खंडहरों की ओर चल दिए। शीघ्र ही वे खंडहरों में ओझल हो गए। बाबा ने राजा धवल के विषय में जानकारी तो बड़ी ही विचित्र दी है। सचमुच पहले जमाने के राजा अपनी आन के ही बड़े पक्के होते थे। बहुत देर हो जाने के बाद भी जब बाबा वापस नहीं लौटे। बाबा कहाँ चले गए? अभी तक वापस नहीं लौटे। बाबा की प्रतीक्षा में भोर हो गई। लगता है बाबा अब नहीं आएंगे, किसी काम से कहीं और चले गए होंगे। भोर हो चली है, आओ अब खंडहरों से बाहर निकलकर बाबा की कंडीशन देखें। शीघ्र ही वे खंडहरों से बाहर आ गए। तभी समीप से गुजरते एक चरवाहे से एक आदमी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने इधर से एक बूढ़े बाबा वृद्ध स्त्री को जाते हुए नहीं देखा? लगता है आप खंडहरों में से आ रहे हैं। हाँ भाई, कल रात खराब मौसम से बचने के लिए हम सब खंडहरों में चले गए थे। वहीं हमारी मुलाकात एक बूढ़े वृद्धा से हुई थी। उस आदमी ने तुम्हें राजा धवल की कहानी तो नहीं सुनाई थी? सुनाई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कल रात तुम जिस बूढ़े से मिले थे वो स्वयं राजा धवल था। क्या? हाँ, और उसके साथ वाली वृद्धा महारानी पद्मा थी। उनकी मृत्यु के पश्चात 400 वर्ष तक सूर्यवंशी चंदनगढ़ पर राज करते रहे। उसके पश्चात शत्रु देश ने हमला कर चंदनगढ़ को उजाड़ कर दिया। तब से हर रात को राजा धवल सिंह एवं पद्मा के प्रेत आकर इन खंडहरों में रात बिताते हैं और दिन निकलने पर गायब हो जाते हैं। ओह, तो कल रात हम प्रेतों से मिले थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? राजा धवल तो 600 वर्ष पूर्व जीवित थे। आपने ठीक कहा, मैं भी ठीक कह रहा हूँ। राजा धवल एवं महारानी पद्मा मरकर प्रेत योनि में चले गए थे। वे चंदनगढ़ से बहुत स्नेह रखते थे।
सब लोग अजीब हैरत में डूब गए थे। किसी प्रकार उस हैरत से उभरकर ड्राइवर ने खराब बस को ठीक किया और तब बस टीकमगढ़ की ओर चल पड़ी। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।